हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपने इससे पिछली वीडियो में आप लोग को स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया था। इस संदर्भ में मैंने आप लोग को बताया था कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन के दो प्रकार होते हैं, एक तो पूर्ण संशोधन और दूसरा आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव में संविधान के पूर्ण स्वरूप को परिवर्तित करने का जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उसका पूर्ण संशोधन होता है, और जब संविधान के किसी एक विशेष अनुच्छेद या संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है तो वो इसका आंशिक संशोधन कहलाता है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 194 में संविधान के आंशिक संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव जो है जनता द्वारा अथवा संघीय संसद द्वारा, दोनों द्वारा ही किया जा सकता है। आंशिक संशोधन की प्रार्थना संबद्ध विषय की एकता के सिद्धांत का सम्मान करे तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताबद्ध प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे। यानी जो भी प्रस्ताव जो है आंशिक संशोधन के रूप में रखा जा रहा है उसके लिए आवश्यकता महसूस की गई है संविधान में कि जो भी प्रस्ताव लाया जाए वो स्विस संघ की एकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल भी उसका स्वरूप नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 139 द्वारा संघीय संविधान के आंशिक संशोधन हेतु लोक आरंभक के प्रावधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। लोक आरंभक से आशय है कि जनता जब खुद इनिशिएट ले या जनता जब खुद संशोधन के प्रस्ताव को रखे तो उसे आरंभक प्रक्रिया कहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि 1 लाख ऐसे नागरिक जिन्हें मतदान का अधिकार हो या जिनके पास वोट देने का अधिकार हो वो संघीय संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। यानी कम से कम 1 लाख लोगों के या 1 लाख नागरिकों के समर्थन की आवश्यकता संशोधन प्रस्ताव के लिए आवश्यक है। अब आंशिक संशोधन के भी दो प्रकार हैं कि एक तो इसमें होता है सामान्य सुझाव जिसे जनरल सजेशन, या फिर सविन्यासित आरंभ जिसे फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। सामान्य सुझाव से आशय होता है कि जनता से संशोधन का प्रस्ताव करे कि इस तरह का संशोधन परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उस संदर्भ में किस तरह से उस संशोधन प्रस्ताव का स्वरूप होना चाहिए, उस संदर्भ में किसी भी तरह का प्रस्ताव अगर वो नहीं रखे तो इसे हम सामान्य सुझाव कहते हैं। सामान्य सुझाव के रूप में जो भी संशोधन प्रस्ताव रखा जाता है उसके बाद जब जनता उसका प्रस्ताव रख देती है तो संघीय संसद उसका मसौदा जो है या उसका ब्यौरा जो है वो तैयार करती है। यानी जनता अगर सामान्य सुझाव रखती है तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने का जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। और दूसरा होता है सविन्यासित आरंभ या फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। जब फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव के रूप में कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो संशोधन का प्रस्ताव जनता स्वयं तैयार करती है कि संविधान में किस किस तरह के संशोधन किए जाने चाहिए। और इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि जनता जो भी मसौदा तैयार करती है उसका आवश्यक विधेयक संसद के द्वारा तैयार किया जाता है और वो जिम्मेदारी पूरी तरह से संघीय संसद पर छोड़ दी जाती है। जब सविन्यासित आरंभक के रूप में कोई संशोधन प्रस्ताव सदन में रखा जाता है या संघीय संसद में रखा जाता है और संघीय संसद अगर उसे पारित कर देती है तो वह प्रस्ताव जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है। जनमत संग्रह से आशय होता है जनता की राय जानना। किसी भी संशोधन प्रस्ताव के संदर्भ में अगर जनता का बहुमत उसको स्वीकार कर लेता है तो वह प्रस्ताव माना जाता है। जनता के साथ साथ कैंटनों के बहुमत की भी आवश्यकता उसके लिए होती है। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफारिश कर सकती है। यानी जो भी संशोधन प्रस्ताव रखा गया है यह आवश्यक नहीं है कि संसद उसको स्वीकार ही करे। अगर संसद इसकी अस्वीकृति की सिफारिश करती है और अपनी ओर से कोई वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करती है और यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटोनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाता है। यानी संसद के द्वारा जो भी प्रस्ताव तैयार किया गया है
उसमें जनता का बहुमत या फिर कैंटनों का बहुमत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार माना जाता है या स्वीकृत माना जाता है। किंतु यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरे को कैंटनों का बहुमत प्राप्त होता है, तब दोनों ही प्रारूपों को अस्वीकृत समझा जाएगा। यानी जनता एक प्रस्ताव को स्वीकार करे और कैंटनों का बहुमत किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार करे, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकृत माना जाता है। यदि जनता द्वारा सामान्य सुझाव के रूप में संविधान संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद के समक्ष रखा जाता है और संघीय संसद उसे स्वीकार कर लेती है, तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनों के समक्ष जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं के रूप में जनमत संग्रह का जो प्रावधान है वो सबसे अधिक प्रचलित है। इस प्रकार स्विस संविधान की संशोधन प्रक्रिया का प्रथम चरण संशोधन का आरंभ या प्रस्तावना संपन्न होती है। यानी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात अंतिम रूप में जो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है उसको हम स्विट्जरलैंड में संशोधन प्रस्ताव का प्रस्तावना या आरंभक के रूप में मानते हैं। संशोधन प्रस्ताव का दूसरा चरण आता है संशोधन की पुष्टि। स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का दूसरा स्तर पुष्टिकरण का होता है। प्रस्ताव के पहले स्तर के बाद संशोधन के लिए यह आवश्यक है कि उसे जनमत संग्रह से जनता द्वारा स्वीकार किया जाए। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जब बहुसंख्यक कैंटनों द्वारा उनकी जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया हो। यानी जनता के बहुमत के साथ साथ कैंटनों के बहुमत की भी इसमें पुष्टि के लिए आवश्यकता होती है। स्विट्जरलैंड में मैंने आप लोग को बताया था कि वहाँ पे 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन है। तो किसी भी संशोधन प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि 12.5 कैंटनों द्वारा उसे स्वीकृत किया जाए। अब 12.5 से आशय है कि पूर्ण कैंटनों का तो एक मत माना जाता है और अर्ध कैंटनों का वहाँ पे आधा मत माना जाता है या आधा गिना जाता है। तो इस अनुसार वहाँ पे कम से कम 12.5 कैंटनों के समर्थन की उसमें आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 195 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण अथवा आंशिक संविधान संशोधनों को जनता एवं कैंटनों की स्वीकृति मिलने के बाद यथाशीघ्र लागू कर दिया जाता है।